जय हिंद फ्रेंड्स। आज अश्वमेघ जो प्रोग्राम मैंने चलाया उसका दूसरा भाग है। आज मैं क्षमा चाहता हूं, पिछले संडे को मैं आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन आज उसका दूसरा भाग। पहले भाग में हमने एंग्लो कर्नाटिक वॉर को पढ़ा, एंग्लो कर्नाटिक वॉर के महत्व को पढ़ा, उसके कारणों को पढ़ा और उसके आधुनिक भारत के इतिहास में भूमिका को पढ़ा। एंग्लो कर्नाटिक वॉर खत्म होने के बाद जब ये सिद्ध हो गया कि ब्रिटिश भारत के असली हकदार हैं, स्वामी तो अभी नहीं कहना उचित नहीं होगा, हकदार, तो एंग्लो कर्नाटिक युद्ध के बाद उनका अगला निशाना बना बंगाल। बंगाल में परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब बंगाल उनका निशाना क्यों बना? बंगाल नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब, उपजाऊ भूमि, दूसरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, मलमल, बंगाल का मलमल, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हैंडीक्राफ्ट। और तीसरा बंगाल का दरवाजा कहां खुलता है? गोल्डन लैंड में। बंगाल का एक दरवाजा खुलता है दिल्ली की तरफ और दूसरी दरवाजा खुलता है स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि यानी इंडो चाइना। इंडो चाइना यानी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार। यहां से क्या आता था? रेशम, स्पाइसेस। और बंगाल भारत की कामधेनु। आज आप जो बंगाल को देख रहे हो ना, बंगाल भारत की कामधेनु, अकूत संपत्ति का क्षेत्र, उपजाऊ भूमि, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और इंडो चाइना का दरवाजा। और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1651 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1651 में। बंगाल में पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। पहली फैक्ट्री खोली 1651 में। और जब 1651 में इन्होंने फैक्ट्री खोली और वहां की समृद्धि, शान शौकत, इनकी तो आंखें ही जल उठी कि अरे बाप, इतना पैसा। वहीं से इनकी नजर लगी बंगाल पर। अब वहीं से इनकी नजर लगी बंगाल पर। अब तीन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के कब्जे में। व्यापारी, और व्यापारी को छूट मिलती चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी और व्यापारियों को छूट मिलती चली गई।
पहली छूट मिली 1651 में। शाहशूजा, शाहजहां का बेटा और बंगाल का गवर्नर शाहशूजा, इसकी बेटी बीमार थी। कंपनी का एक डॉक्टर था, डॉक्टर बाउटन, इसकी बेटी बीमार थी। कंपनी का एक डॉक्टर था, डॉक्टर बाउटन, मलेरिया का बुखार था, उसने पेंसिलिन दे दी। आज से 20 साल पहले मैं राष्ट्रीय सहारा पढ़ रहा था, तो उसमें एक आर्टिकल छपा था, पेंसिलिन ने कराया भारत पर कब्जा। डॉक्टर बाउटन ने शाहशूजा की बेटी को ठीक कर दिया। अब हिंदुस्तान का राजा, तो डॉक्टर बाउटन ने जब शाहशूजा की बेटी को ठीक कर दिया, तो शाहशूजा ने उन्हें पहली छूट दी, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड की छूट किसने दिया? शाहशूजा ने। कहां? बंगाल, बिहार, ओडिशा। यह पहली छूट मिली अंग्रेजों को, मुक्त व्यापार। बंगाल, बिहार, ओडिशा, मुक्त व्यापार। वार्षिक कर आप अदा करिए ₹3000, कि वर्ष में एक बार आप 3000 रुपए दीजिए और फ्री ट्रेड करिए, जितना व्यापार आपको करना हो। इनकी तो भैया लॉटरी खुल गई। ₹3000 सालाना और फिर पूरा ट्रेड। ये पहला इंटरेस्ट कनेक्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में। यह पहला हित जुड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में। दूसरा 1698, वहां का गवर्नर था आजिमुशान। आजिमुशान ने कंपनी को 3 गांव, सुतनाती, कालीकट, सुतनाती, कालीकट और गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी दे दी। सुतनाती, कालीकट, गोविंदपुर, यही बाद में बना कलकत्ता। 1200 रुपया पुराने मालिकों को अदा करो और ये तीनों गांव के तुम जमींदार। और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजनीतिक संरचना का हिस्सा बनी, जमींदार बन गई। और जमींदार जब बनी गोविंदपुर, कालीकट, सुतनाती, तब उसने भारत के उस स्ट्रक्चर को देखा जो अभी तक यूरोपीय नहीं देख पाए थे। कौन से स्ट्रक्चर को? सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। अभी तक तो इन्होंने शहरों को देखा था ना, इनको भारत की समृद्धि की वजह नहीं से पता चल पा रही थी कि ओरिजिनल वजह क्या है। और यहां पे इन्हों भारत की समृद्धि की ओरिजिनल वजह पता चली, उपजाऊ जमीन और हैंडीक्राफ्ट। इनको लगा वाह यार, अगर ये सब हाथ में आ जाए। और यहां पहली बार शेर के मुंह में खून लगा। तीसरा जो शासक, जो व्यक्ति है, 1707, फर्रुखसियार, सॉरी
1717 मुगल बादशाह फर्रुखसियार इनको एसटीडी जैसी कोई बीमारी थी, किसी ब्रिटिश डॉक्टर ने इनको ठीक किया। इन्होंने क्या किया कि बंगाल के जो पुराने फरमान थे उनको फिर से एक्सेप्टेंस दे दी और एक नया गिफ्ट दिया, दस्तक। बंगाल के पुराने फरमानों की अनुमति और एक नया गिफ्ट, दस्तक। और यही दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब के बीच झगड़े की अहम वजह बन गया। अब क्या है दस्तक? तो पहला दूध का प्याला किसने पिलाया? शाह शुजा ने। उसने क्या दिया? मुक्त व्यापार और बंगाल की समृद्धि में कंपनी की एंट्री। दूसरा किसने दिया? आजमुश शान ने 1698 में गोविंदपुर सुतनाती कालीकट की जमींदारी 1200 रुपए में। और तीसरा मुगल बादशाह 1717 फर्रुखसियार, उसने पुराने जो फरमान थे गवर्नरों के उसको एक्सेप्टेंस दे दी कि जारी रहेगा और एक नया गिफ्ट दे दिया, दस्तक। यही दस्तक जो है, यही दस्तक बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराहट की वजह बना। यही दस्तक 1717 से 1717 से बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इसकी व्याख्या को लेकर, इसके उपयोग को लेकर। अब दस्तक था क्या? दस्तक मतलब पास। जैसे आपके चाचा डीएम है, पीवीआर का पास दिला दिए तो आपको टिकट नहीं लेना पड़ा, आपके लिए फ्री में मूवी है। जैसे आप लखनऊ से दिल्ली आ रहे हैं और किसी सांसद ने, आपके चाचा सांसद हैं, उन्होंने आपको टोल पास दे दिया, आप सारे टोल क्रॉस करते चले आए, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। भाई बहुत सारे राजनीतिक संरचना के लोग हैं जो इन करों से मुक्त हैं। अब तो फास्ट टैग का जमाना आ गया, नहीं पहले तो ये होता था कि भैया अगर थोड़ा सा भी जुगाड़ है तो भैया टोल पे कहलवा दो। अब दिल्ली से आगरा 490 रुपया, तो गए और आए तो 1000 रुपया तो टोल चला गया। दस्तक यानी पास किस पे? कंपनी के गुड्स पे, कंपनी के उत्पादों के लिए। पास किसके लिए? कंपनी के उत्पादों के लिए। दैट इज फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। लेकिन जैसे हम लोग ऐसी सुविधाओं का जब मौका मिलता है तो फायदा उठा लेते हैं, हम सब उठाते हैं, कोई अपवाद थोड़ी है। ऐसी सुविधाएं हमें जब भी मिलती है हम फायदा उठा लेते हैं। तो कंपनी के जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स, वो इसका मिसयूज करते थे। किसमें? अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए। और इसीलिए वो कंपनी की नौकरी ज्वाइन करते थे। बड़ी सारी सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जिनमें बहुत बड़ा वेतन नहीं है,
लेकिन लोग उसका नौकरी पाने के लिए बड़े परेशान रहते हैं। अब मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा। हमने शायद अपने असम गुवाहाटी वाले लेक्चर में लोअर कोर्ट के वकीलों के बारे में कुछ कहा कि भाई, लेकिन लोअर कोर्ट के वकील मेरी बात पर ध्यान दें, मेरी बात का बुरा ना माने। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का सम्मान है उनके ज्ञान की वजह से। डॉक्टर, वकील और टीचर, इनका ज्ञान का लेवल बहुत हाई होना चाहिए। गोंडा लोअर कोर्ट से मेरा खुद अपना, ये देखिए, मैं खुद वकील हूं सर। मैंने इस चीज को देखा है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है यूपी DU 010160। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है यूपी बार काउंसिल का। लेकिन जब जब मैं लोअर कोर्ट गया हूं तो बड़े सारे मुद्दों पर मैंने अपने भाइयों को देखा। वकीलों को पढ़ना चाहिए सर। वकालत, डॉक्टर और टीचर, ये जिंदगी भर ये जो तीनों व्यवसाय हैं, प्रोफेशन है, ये तीनों पढ़ने के प्रोफेशन हैं। आपने पढ़ाई खत्म की, आपका प्रोफेशन खत्म। किसी मेरे मित्र को अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं किसी प्रोफेशन पर प्रहार नहीं कर रहा था मित्र, मैं उसकी कमी बता रहा था। मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तारीफ की इसलिए की कि उनका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन इतना हाई है, उनसे बात करने में बड़ा मजा आता है। मैं इस मंच से जब भी हमला करता हूं, कुरीतियों पे करता हूं, ना किसी व्यवसाय पे करता हूं, ना किसी धर्म पे करता हूं, ना किसी समाज पे करता हूं, कभी नहीं। मेरी औकात है सर, मैं किसी धर्म पर हमला करूं? मिसयूज, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जैसे जो सीजीएम का पेश चपरासी है, डीएम का चपरासी है, एसपी का चपरासी है, इनका बहुत वेतन नहीं है, लेकिन ये बड़े अच्छे लिंक होते हैं साहब और आगंतुकों के बीच। लोग मिलने आए, 500 रुपए दे दिए। दिन में भर में अगर 10 लोग 500 रुपए दे दिए तो 5000 रुपया हो गया, महीने भर में 1.5 लाख। ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं सरकारी जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं है, ऊपरी इनकम बहुत अच्छी है। अब कोई ले कोई ना ले। अब मैं कुतुबगढ़ जा रहा था पिछले संडे को और मेरे ड्राइवर ने रेड लाइट जंप कर दी। ट्रैफिक वाले भाई साहब ने रोका, कहा 10,000 का चालान है सर जी। मैंने कहा आदेश करें सरकार। ऐसे कंपनी की जो नौकरी थी उसमें तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनकम किस में था? पर्सनल ट्रेड में। वहां से व्यापारी चलते थे यूरोप से। कंपनी के अफसर जब यूरोप से चलते थे तो यूरोप का सामान ले लेते थे, आके इंडिया में बेच देते थे, उसमें कमाई हो गई। जब इंडिया से वापस जाते थे, इंडिया का सामान ले लेते थे, वहां जाके बेच देते। आज भी बड़े सारे मित्र हमारे ऐसा करते हैं जो बाहर पढ़ने आते हैं। रूस घूमने गए, 4 लेदर की जैकेट लेके चले गए, आने जाने का किराया निकल आया। तो ये पास जो था ये कंपनी के उत्पादों के लिए था, लेकिन कंपनी के अफसर इसे व्यक्तिगत व्यापार में यूज करने लगे। ये पहला झटका दिया उन्होंने। और कभी कभी तो उन्होंने ऐसा किया कि इस पास को अपने भारतीय मित्रों को भी दे दिया। तो दस्तक का क्या शुरू हुआ? मिसयूज। ये था किसके लिए? कंपनी के उत्पादों के लिए। कंपनी के अफसर अपने व्यक्तिगत व्यापार में इसका यूज करते थे और कभी कभी अपने भारतीय मित्रों को भी दे देते थे।
इस दस्तक के मिसयूज से क्या हुआ? बंगाल के राजस्व को घाटा होने लगा। जो बंगाल का रेवेन्यू है, बंगाल का राजस्व, जो स्टेट का राजस्व है, रेवेन्यू है, उसमें लॉस होने लगा। तो जब लॉस होगा तो राजा तो उस पर नजर गड़ाएगा तुरंत। बस ये दस्तक टकराहट का कारण बना कंपनी के बीच में और बंगाल नवाबों के बीच में 1717 से। अब क्या हुआ कि 1717 से जो बंगाल के नवाब थे, जैसे मुर्शीद कुली खान, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, ये लोग तो कंपनी को कंट्रोल करने में सफल रहे। मुर्शीद कुली खान, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, ये लोग कंपनी को कंट्रोल करने में सफल रहे। लेकिन परिस्थितियां बदली। सिराजुद्दौला के गद्दी पे आने पर, जैसे ये व्यक्ति गद्दी पर आया, सिराजुद्दौला 1756 से 57, सिराजुद्दौला, वैसे ही परिस्थितियां बदल गई। कैसे? शिराज के आने से कैसे परिस्थितियां बदल गई? सिराजुद्दौला के आने से परिस्थितियां बदल गई। यंग युवा नवाब, डायनेमिक, एम्बिशियस, बट लेकिन युवा, डायनेमिक, एम्बिशियस, लेकिन अधीरता का शिकार, इंपेशेंस का शिकार, एंगर का शिकार और अनुभव की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। सुन लीजिए, इस मुद्दे को गौर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये इतिहास से आपके लिए है। आप में से बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हैं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आपने पाल रखी हैं, बहुत अच्छा। कबीर का एक दोहा है अरबों रुपए का, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं इसलिए रुपए बोल देता हूं कि थोड़ा सा फील होगा आपको कि अच्छा बड़ा महंगा है। हाँ जी, बहुत महंगा। उस दोहे को हर महत्वाकांक्षी आदमी को एक कागज में लिख के अपनी जेब में रखना चाहिए। अरबों रुपए का दोहा है साहब, कबीर का दोहा है, अरबों रुपए का है, खरबों का, अरब भी कम है, खरबों का है। कौन सा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। आम आदमी दूसरे में बुराई खोजता है, यही उसकी संतुष्टि है, यही उसका मजा है। इस दुनिया में किसमें सिर्फ अच्छाइयां हैं? 0.1% लोग होंगे, वो भी वो जो एनलाइटेंड होंगे, जो चेतना पे पहुंच गए होंगे, जो अपने चैतन्य पे पहुंच गए होंगे, वही बुराइयों से मुक्त हैं, बाकी कोई मुक्त नहीं है।
मिलाओ, हमें एक आदमी लेकर आओ। कल वाले प्रोग्राम में मैंने कहा राज कुंद्रा पे सब अटैक कर रहे हैं, सब देख रहे थे बैठ के, 90% लोग बैठकर देख रहे थे। जो भी महत्वाकांक्षी है उसको कबीर का ये दोहा लिखकर, बाकायदा लिखकर अपने जेब में रखना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी बुराइयां देखने लगोगे बस तुम निखरने लगोगे। अपनी बदबू और अपनी बुराई खुद को कभी पता नहीं चलती। ट्रेन में बैठे हैं, आए ट्रेन में बर्थ पे बैठे, शूज निकाला, मोजा निकाला, जैसे ही शूज निकाला सामने वाला बेहोश हो गया। भाई साहब चौड़स बैठे हुए हैं, उनको कुछ हो ही नहीं रहा, सामने वाला बेहोश हो गया। अपनी बदबू और अपनी कमी खुद को दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए गुरु और जरूरी है, वो व्यक्ति जो आपको डिमोरलाइज ना करे, आपको आपकी कमी बता दे। और अगर ये कमियां आपके अंदर हैं, अरे भाई साहब भूल जाइए महत्वाकांक्षा, ये खा जाएंगी आपको। बहुत लड़के आए दिल्ली में तैयारी करने आईएएस की, पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं, सर हमें एक अटेम्प्ट में करना है। हाँ कर लो भैया, हम रोके हैं भैया, कर लो भैया, तुम 2 महीने में कर लो। यूपीएससी को एक लेटर लिख दो कि सर हमारी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है और इसी साल दिसंबर में है सर, तो हमारी दिसंबर तक प्री मेंस इंटरव्यू लेके हमको निपटा दो सर, अगर हमको देख लो सर। सर आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। अरे तुम्हारी बढ़िया तैयारी है, तुम्हारा 1 साल में हो जाएगा। नहीं है तो सर तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब लैटिट्यूड अगर तुम नहीं जानते हो ज्योग्राफी में, तो किसी कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट कैसे समझोगे यार। अगर तुम लैटिट्यूड नहीं जानते हो कि ज्योग्राफी में लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो तुम किसी कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट कैसे समझोगे। क्लाइमेट लैटिट्यूड से डिसाइड होता है। अफ्रीका को देखो, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है, पूरे साल सूर्य की रोशनी मिलती है। इसीलिए हिंदू लोग अपने बच्चों को कभी भी, बच्चों को हिंदू कौम दुनिया में एक ऐसी कौम है जो अपने बच्चों को कभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए जबरदस्ती नहीं करती है, कभी नहीं करती नहीं। आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आपने कभी गीता उठाया भी होगा क्लास 10th में, तो आपके पिताजी ने 2 तमाचा मारा होगा, चल फिजिक्स उठा ले, गीता पढ़ रहे हैं। अगर आपने गलती से कभी रामचरितमानस उठाया होगा, तो पिताजी 2-3 डंडा मार दिए होंगे कि बाद में पढ़ना जब नौकरी लग जाएगी। उसकी वजह बताऊं क्या है? उसकी वजह यह है कि हिंदू जो है वो इस फार्मूले पर भरोसा करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो इस पूरे फार्मूले पर भरोसा करते हैं। उनका बहुत भरोसा है इस फार्मूले पे। वो कहते हैं कि जो बात अनुभव से सीखी जाती है वो किताबों से कभी ना सीखी जाएगी। ये बहुत बड़ा फार्मूला है जिसको हिंदू प्रैक्टिकली मानते हैं। धर्म यानी शिक्षा, पहले आप शिक्षा ले लीजिए। अर्थ, पैसा, खूब पैसा रुपया कमाइए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़। जब आप शहद खरीद लेंगे, मक्खी अपने आप आएगी, मक्खी भी आएगी, मक्खियां भी आएंगी, तब आप इस संसार को भोगोगे। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग, बहुत जबरदस्त वर्ड है भोग। आप आईएएस बन गए तो आपके रिश्तेदार लोग कहेंगे कि अरे भैया भोग रहे हैं, भैया मजा ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं दिन भर। विवाह हो गया और लंदन और स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड में हनीमून मना रहे हैं और डांस चल रहा है, फिर डायबिटीज हो गई।
फिर बीपी हो गई, फिर 30 बीमारियां हो गई, तो लोग कह रहे हैं अब भोगत हैं, बहुत हराम का पैसा कमाई नहीं, अब भोगत हैं। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग। एक वर्ड के डुअल मीनिंग है, सिर्फ एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए कि भैया भोग रहे हैं मतलब मजा ले रहे हैं, भोगत हैं मतलब कष्ट में है। और जैसे तुम भोगना शुरू करोगे तुम्हें ईश्वर की खुद ब खुद याद आएगी। बाबा रामदेव के आश्रम जाओ, सब अमीर लोग मिलेंगे, एक से एक 500 करोड़ 1000 करोड़ बैठ के कपालभाति कर रहे हैं। क्या हो भैया, शुगर 400 रहती है भैया, लो 40 साल में शुगर 400, 40 साल में शुगर 400। और बिना मिठाई खाए कोई जीवन है? अब दिल्ली में अग्रवाल स्वीट पे खड़े हैं और 300 किलो की पत्नी आधा किलो मिठाई खा रही है, साहब देख रहे हैं, अरे तो आदमी को लगता है इतना धन का क्या फायदा। रात में पहुंचे, 2 फाइट पत्नी ने मार दिया, बच्चे आगे सर पे बैठ गए, कोई नाक में उंगली कर रहा है, कोई कान में उंगली कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। अब लगा कि अरे भगवान, तो आदमी कहां भागेगा? हरिद्वार। इसलिए हिंदू अपने बच्चों को कभी कंपेल नहीं करते, कहते नहीं नहीं बेटा जिंदगी सिखाएगी तुम्हें, तुम चिंता मत करो, तुम तो ऐसी पूजा करोगे ना। इसलिए हिंदुओं में जितने सन्यासी हुए उतना किसी और धर्म में नहीं हुए, यही वजह है। अब सिराजुद्दौला युवा डायनेमिक एम्बिशियस, लेकिन अधीरता, जल्दबाजी, एंगर, गुस्सा। जिसके पास गुस्सा है उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। सद्दाम हुसैन, जिसके पास भी क्रोध है उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत क्रोधियों को, झगड़ा हो गया, आपने ही सर पे हथौड़ी मार लिए, अपने घर में आग लगा लिए। शिराज, एक तो शिराज की व्यक्तिगत कमियां, शिराज की व्यक्तिगत कमियां, व्यक्तिगत। दूसरा, उसके प्रतिद्वंदी, व्यक्तिगत कमियां और उसके प्रतिद्वंदी। शौकत जंग और घसीटी बेगम। अब ये नाम क्यों पड़ा ये मुझे नहीं पता, कुछ उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक रीजन रहे होंगे। शौकत जंग और घसीटी बेगम, और यही तो अंग्रेजों को चाहिए कि प्रतिद्वंदी। हैदराबाद में तो उन्होंने यही किया, कर्नाटक में यही किया, चंदा साहिब और अनवरुद्दीन की लड़ाई का फायदा उठाया। तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम को लगा, फोर्ट विलियम को लगा कि हमारे भाई लोग मद्रास में खेल रहे हैं और बड़ा मजा ले रहे हैं, तो हम भी लें, हम भी दोनों को लड़ाएं और एक को अपना प्यादा बैठाकर और हम भी वही फॉर्मूला लगाएं किंग मेकर वाला। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। भारतीयों के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो और इनसे आर्थिक और राजनीतिक लाभ लो।
तो कलकत्ता फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था रोजर ड्रेक, इसने नवाब के परमिशन के बिना किलेबंदी शुरू कर दी। अब मैं आपके मकान में किराएदार हूं और आपके परमिशन के बिना आपकी छत पर एक कमरा बनवाने लगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बुरा? आप निकाल के भगा देंगे हमको कि तुम कौन होते हो हमारे छत पे कमरा बनाने वाले? फ्रांसीसियों ने तुरंत कहा कि सरकार, आपकी सॉवर्निटी, संप्रभुता, सर आपसे पूछ, दूसरा जो किराएदार था, अब एक हम किराएदार और एक विभास झा सर हमारे मित्र किराएदार, एक मोदी जी किराएदार, एक राहुल गांधी किराएदार, और मोदी जी आपके छत पर एक अलग से कमरा बनवाने लगे बिना आपकी अनुमति के। राहुल गांधी मकान मालिक के पास पहुंच गए, सरकार आप मालिक हैं मकान के और आपसे पूछे बिना। शिराज ने कहा अरे हाँ, हमसे पूछे बिना कैसे बना रहे हो, काम तो बनाएंगे। शिराज ने हमला कर दिया फोर्ट विलियम पर। शिराज ने हमला किया, रोजर ड्रेक को भागना पड़ा। शिराज ने हमला किया, कंपनी की अभी इतनी औकात नहीं थी कि बंगाल के नवाब से टक्कर ले ले। शिराज ने हमला किया, रोजर ड्रेक को भागना पड़ा। रोजर ड्रेक अपने साथियों के साथ भागे और भागकर एक आइलैंड है फुल्टा, वहीं पे इन्होंने शरण ली। एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। शिराज ने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया और फोर्ट विलियम का चार्ज दिया मानिक चंद को, एक सिविल अफसर को। सिविल अफसर, सिविल, बस ये गलती कर दी। जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की, जो गलती राणा सांगा ने की, वही गलती शिराज ने कर दी। जब फोर्ट विलियम जीत ही लिए थे तो वहां पे अपनी मिलिट्री लगा देते, सिविलियन अधिकारी। एक्चुअली इस देश के राजा महाराजा इन व्यापारियों का मंशा नहीं समझ पाए। जैसे पृथ्वीराज चौहान को लगा कि महमूद गजनी आया, लूटा चला गया, उसके बाद लोग आए, लूटे चले गए, ऐसे मोहम्मद गौरी भी लूटेगा। मोहम्मद गौरी लुटेरा नहीं था, वो विस्तारवादी था। ये चौहान साहब को समझ में बात नहीं आई, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। राणा सांगा को लगा कि तैमूर आया, भारत लूटा चला गया, ये भी उसी खानदान के, ये भी लूटेगा चला जाएगा। तैमूर लुटेरा था, बाबर विस्तारवादी था। विस्तारवादी भी नहीं, बाबर भिखमंगा, उसके पास कोई जगह ही नहीं थी, वो अपना सत्ता बनाने के प्रयास में था। ऐसी ये कंपनियां सिर्फ व्यापारी नहीं थी, ये मात्र व्यापारी नहीं थी। इस बात का एहसास भारतीय राजाओं को नहीं था। एक आदमी को था, उस पर चर्चा करूंगा, टीपू सुल्तान। शिराज ने कब्जा कर लिया फोर्ट विलियम पर। चार्ज किसको दे दिया? एक सिविल अधिकारी को, मानिक चंद। इतना महत्वपूर्ण मसला, इतना इंपॉर्टेंट मैटर, इतनी क्रूशियल जगह आपने जीत लिया, अब अपने चार्ज में, अपने मिलिट्री कंट्रोल में ले लेते। लेकिन शिराज ने वही गलती की जो पृथ्वीराज चौहान ने की, जो राणा सांगा ने की। ये सामने वाले का की मंशा समझ नहीं पाए। रोजर ड्रेक और कंपनी ने साउथ में गुहार लगाई, अंकल अंकल वी हैव बीन बीटन, वी हैव बीन बीटन, हमको मारा गया है। क्लाइव पहले मैच में शतक मार ही चुका था कर्नाटक में। तुरंत चेन्नई की कमांड ने क्लाइव को कहा कि गवर्नर, क्लर्क से गवर्नर। और 1756 में इस बैकग्राउंड में, इस बैकग्राउंड में 1756 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर बंगाल पहुंचा। 1756 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर बंगाल पहुंचा। आहा,
क्या सीन रही होगी। 1756 सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज अधिकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर, दो पर्सनालिटी आमने सामने। अब पता करना है इसमें से कौन सी तुम्हारी है, पता करना इसमें से कौन सी तुम्हारी है। स्मार्ट, मैच्योर, एंड मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी। impatient, anger, lack of experience, अधीरता, क्रोध और अनुभव की कमी। दो व्यक्ति, तुम अपना असेसमेंट कर लो, तुम्हारे पास क्या है। तुम अपना असेसमेंट कर लो, देख लो बहुत गौर से। तुम अपना असेसमेंट कर लो। और क्लाइव ने आते जो जो कदम उठाए, वाह वाह, समझो। सत्रह सौ छप्पन में क्लाइव पहुंचा बंगाल। पहुंचा बंगाल, पहला कदम मानिकचंद को घूस दिया उसने, पैसा खिलाया, ब्राइब टू मानिकचंद। पहुंचता ही मानिक, सिविल अधिकारी है, पैसा दिया, ये लो। हिंदुस्तान का आदमी सबसे ज्यादा आदर्शवादी है। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा आदर्शवादी है तो हिंदुस्तान का आदमी, और सबसे ज्यादा पाखंडी भी। कब्जा, फोर्ट विलियम हाथ में आ गया। मानिकचंद ने जाके बड़ा पिक्चर क्रिएट कर दिया, कह रहा भैया बहुत बड़े और खतरनाक लोग, दक्षिण में बहुत मारा लोगों को पटक पटक के। अलीनगर की संधि हो गई। नवाब को कंपनी की कुछ शर्तों को मानना पड़ा।
नवाब को कंपनी की कुछ शर्तों को मानना पड़ा। पहला काम तो उसने किया, फोर्ट विलियम कब्जे में लिया, अलीनगर की संधि की। दूसरा बहुत बड़ा कदम, उसने बंगाल के विभीषणों को बुलाया। विभीषण नहीं, विभीषणों। कौन? मीर जाफर। राय दुर्लभ, खादिम खान, और कितना नाम लिखा जाए। एक विभीषण ने रावण को तबाह कर दिया, एक। विभीषणों। मीर जाफर सेनापति था शिराज का। कहा और जाफर भाई? अरे बोले मालिक कर रहे हैं, मैं सब खैरियत चल रही जनाब, फरमाए। बोले क्या चाहिए आपको? बोले सरकार हमको क्या चाहिए, हमको राजा बनना है सरकार। हाँ बोले राजा बनाएंगे आपको, एकदम राजा बनाएंगे, हम आए इसीलिए आपको राजा बनाने के लिए। और ये राय दुर्लभ? बोले सरकार हमको तो ट्रेड रिलैक्स, ट्रेड रिलैक्सेशन देंगे तुमको। हम तो आए हैं तुम लोग का उद्धार करने के लिए, जब जब अधर्म की हानि होगी हम आएंगे। तुम्हारी गीता में भगवान ने कहा हमको भेजा है, तुम्हारे भगवान ने हमको भेजा, वो बिजी है, थोड़ा काम कर रहे हैं, हमको भेजा है तुम लोग को इस शैतान से बचाने के लिए। अरे बोले सरकार किसी के घर को तबाह करना है उसमें विभीषण निकाल लो, किसी मुल्क को तबाह करना है उसमें विभीषण निकालो। सरकार मूवी देखी है ना, पार्ट 1, वो अमिताभ बच्चन का बेटा के मेनन। ये सब सिद्धांत हैं, घर में मत लगाना, ये घर में लगाने के लिए नहीं है, समाज में भी लगाने के लिए नहीं है। जहां लगाओगे उसी स्तर के रह जाओगे। राजनीति घर में करोगे तो घर में ही चौकीदार बनोगे, शहर में करोगे शहर के जिस लेवल की करोगे उस लेवल पे पहुंचोगे। फोर्ट विलियम मिल गया, विभीषण मिल गया। अब राजनीति कहती है कि किसी पर भी हमला करने से पहले उसका सामाजिक आधार उससे छीन लो। जैसे हमारे राहुल जी हैं तो उनको उनके विषय में एक धारणा पैदा की गई कि राहुल जी पप्पू हैं। पहले उनके व्यक्तित्व को खंडित किया गया। जैसा सद्दाम हुसैन को पहले दुनिया की नजर में गिराया गया, वहां मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कहते हैं किसी पर हमला करने से पहले उसका जो सामाजिक आधार है, उसका जो सामाजिक सपोर्ट है वो छीन लो, तो वो अंदर से कमजोर हो जाएगा, फिर मारने में और मजा आएगा। तो क्लाइव ने एक कहानी फैलाई, ब्लैक होल। कहानी ये थी, ये कहानी को एक अंग्रेज हिस्टोरियन ने मेंशन किया, हॉलवेल नाम है उसका, बाकी किसी ने मेंशन भी नहीं किया है। हॉलवेल साहब बाद में बंगाल के गवर्नर भी बने। ब्लैक होल, हमारे देश में, पूरी दुनिया में कैरेक्टर एसेसिनेशन। तुम जब भी राइज करना शुरू करोगे ना, तुम्हारे बारे में बड़ी सारी मार्केट में, बाजार में बातें फैलेंगी। हमारे बारे में जो फैली वो तो सब सही है, सब शराब पीते पीते तुम्हारे पैसा मांगने आए तुम्हारे घर पे, झूठ बोलते हैं, कभी आईएएस का एग्जाम नहीं दिए, तुमको इनविटेशन कार्ड देते हैं पढ़ने के लिए। ये तो दरिया है, बह रही है, जिसको लगे कि पानी जल अच्छा मिल रहा है वो पी ले, नहीं तो भागो। तुम्हारे बल पर जिंदा नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूं,
अपनी स्वयं की ताकत पैदा करो, अपनी यूटिलिटी पैदा करो। सबसे ज्यादा गाना किस पे बना है? दिल पे। कभी किडनी पे गाना सुना हो? लीवर पे, पेनक्रिया पे? सबसे ज्यादा गाना दिल पे, उसके बाद आंख पे, उसके बाद मन पे। लेकिन आंख अगर खत्म हो जाए तो भी जीवन चलेगा। कोमा में लोग 20 साल रहे हैं, लेकिन अगर दिल फेल कर जाए तो आदमी इमीडिएटली खत्म। तुम्हारी जितनी उपयोगिता उतनी तुम्हारी कीमत। तुम्हारी जितनी उपयोगिता उतनी तुम्हारी कीमत। इसलिए किसी चीज पे ध्यान मत दो। तुम यार इतनी चीजों पे ध्यान देते हो। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे ना, रजिया के साथ क्या हुआ? पहले उसका क्या हुआ? चारित्रिक हनन, कैरेक्टर एसेसिनेशन। अब बेचारे की हाइट थोड़ी कम थी, 5-6 हाइट थी। घोड़ों की हाइट बढ़िया होती 6-6 फीट। वो कूद के घोड़े पे नहीं बैठ पाती थी, तो उसका एक अधिकारी था याकूत खान, वो बेचारा हेल्प कर देता, थोड़ा हाथ वाथ लगा के बैठा देता था। तो ये तुर्क सामंत कहते थे, ये देखो ये देखो, ये देखो छू रहा, देखो देखो, देखो पकड़ा, देखो देखो। अरे बोले तुर्कों की नाक कटा दिया इसने। हबशी के साथ इसका संबंध हो गया। हबशी से हो जाए, मार्स के आदमी से हो जाए, तुम चच्चा ठेका लिए हो सबका। तुम्हारी जिंदगी जब तक दूसरों के दायरे से बंधी रहेगी, तुम गुलाम रहोगे, गुलाम। कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। यह नियम है। जब भी कोई आदमी जमीन से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, उसके विरोधी सबसे पहला काम उस पर यही करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन। ये देखो, ये ब्लैक होल की कहानी बनाई कि साहब मॉनेस्टर है ये राक्षस। बोले लो क्या हुआ भाई? अरे बोले जब इसने वहां फोर्ट विलियम पर कब्जा किया था, हाँ तब तो उसमें 123 आदमी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, और 70-80 लोग भैया मर गए उसमें, बच्चे औरतें सब मर गई उसमें। तो ब्रिटेन में इसको मॉरल बड़ा सपोर्ट मिला कि अच्छा इसने इतनी बदतमीजी की, पनिश। क्लाइव ने तीसरा काम यह किया, शिराज का चारित्रिक हरण, चारित्रिक प्रहार। अभी किसी रिक्शे वाले का वीडियो मिल जाए, रिक्शे वाले का, कोई हल्ला नहीं मचेगा। लोग ढूंढते रहते हैं किसी मंत्री, किसी नेता, किसी आईएएस अधिकारी, किसी बड़े आदमी का वीडियो मिल जाए। ये देखो सत्ता की आड़ में चलता हुआ खेल। ब्लैक होल। शिराज को बदनाम किया उसने। अब जब वो पूरी तरह तैयार हो गया, जब उसकी पूरी तैयारी, इसको कहते हैं तैयारी, तुम आगे कूद के 5000 किताब खरीद लेते हो, उसी किताब की बोझ में दब के मर जाते हो। स्टेप बाय स्टेप तैयारी करो यार। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब चौथा कदम। अब इसे लड़ाई छेड़नी थी, तो चंद्रनगर में, चंद्रनगर, अब इसे झगड़ा करना था, और दुनिया में सबसे आसान काम है झगड़ा करना। तो चंद्रनगर में जो फ्रेंच कॉलोनी थी, इसने उस पर हमला कर दिया। अब मोदी जी और राहुल गांधी जी आपके घर में किराएदार हैं, और मोदी जी को आपसे झगड़ा करना है, तो मोदी जी ने राहुल गांधी का कॉलर पकड़ लिया कि तू निकल यहां से, कमरा खाली कर। राहुल गांधी फिर आपके पास भागते हुए गए कि यार मकान मालिक तुम निकालना है हमको ये। तो ये तो तुम्हारी संप्रभुता पे हमला हुआ ना, तुम्हारी सोवरेनिटी पे हमला हो गया। और इसका परिणाम हुआ प्लासी का युद्ध 1757।
युद्ध नहीं था, बिट्रायल था, विश्वासघात। युद्ध नहीं था, प्लासी युद्ध नहीं था। मीर जाफर सेनापति था, मीर उसका शिराज का। ये लोग सब क्लाइव के साथ थे। इन्होंने कंपनी की सेना को सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि पेड़ के आड़ में गुड्डू बैठा है, पेड़ के आड़ में आर्टिलरी उन्हीं के पास है, गुड्डू को 2 झापड़ मार के आर्टिलरी छीन लाए। युद्ध शुरू हुआ। वो मीर मदान और मोहन 2 लोग शिराज की तरफ से कायदे से लड़ रहे थे, उनको मार के गिरा दिया। फिर मीर जाफर ने आकर क्लाइव इससे कहा, शिराज से, अब देखो अनुभव की कमी, मीर जाफर ने आके शिराज से कहा कि सरकार आपकी जीवन खतरे में है, मैं संभाल लूं, अब जाइए। और चेस के गेम में और मोनार्की में कीमती कौन? राजा। शतरंज के गेम से अगर तुम राजा हटा दो, खेल खत्म। शतरंज के खेल से अगर तुम राजा को हटा दो, खेल खत्म। मीर कासिम के सिराज के पास अनुभव की कमी थी और उसने मैदान छोड़ दिया। राजा के बगैर कितना लड़ेंगे सिपाही। और क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत गया। बड़े सारे प्रसिद्ध इतिहासकार लिखते हैं कि बंगाल के बैंकरों ने और मीर जाफर ने बंगाल को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, यहां लिख लीजिए, अति इंपॉर्टेंट। कहां से पढ़ना है? बीएल ग्रोवर से। बीएल ग्रोवर से, बीएल ग्रोवर। कैसे बिट्रायल है? मीर मदन और मीर मोहन को छोड़कर ज्यादातर कमांडर, इन दोनों को छोड़कर ज्यादातर कमांडर कंपनी से मिले हुए थे। मीर जाफर को कंपनी का जैकॉल कहा गया। सारा खेल इसने सेट किया। यह एक युद्ध नहीं था, यह एक झगड़ा था, स्कर्मिश। अरे युद्ध में कहीं 500-600 लोग मरते हैं। और मीरन ने, शिराज का बेटा, सॉरी मीरन जाफर का बेटा, इसने धोखे से शिराज की हत्या की। एक युद्ध नहीं था, यह विश्वासघात था। बस यहीं से भारत की तकदीर बदली। देश का सबसे धनी प्रांत कंपनी के हाथ में आ गया। अब तो पैसे की कमी थी ही नहीं। देश का सबसे धनी प्रांत, साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? धन। मीर जाफर बैठा गद्दी पर।
2,40,000 खूब धन दिया, खूब धन। धन की बौछार कर दी कंपनी पर। ₹5 लाख, साउथ की लड़ाई में ₹5 लाख देने का वादा किया। $2,30,000 तो क्लाइव को दिया। चौबीस परगनों की जमींदारी दे दी। चौबीस परगनों की जमींदारी, 2,34,000 क्लाइव को, पाउंड 2,34,000 क्लाइव को। 50 लाख रुपया कंपनी की सेना को, 24 परगनों की जिम्मेदारी। अंग्रेज मीर जाफर से डेली पैसा मांगने आते थे, डेली 10 रुपया 2 सिगरेट लेना है। अब मीर जाफर कुबेर थोड़ी है। 1760 में मीर जाफर ने हाथ खड़ा कर दिया कि साहब पैसा नहीं है। बोला पैसा नहीं, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, पैसा नहीं है, नीचे उतर। बोले आप कौन राजा बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया, सरकार। हाँ बोले आजा, आजा। और 1760 में मीर कासिम बंगाल का राजा बना। लेकिन मीर कासिम बंगाल का सद्दाम हुसैन बन गया। बनाया तो अमेरिका ने, बाद में इंडिपेंडेंट बिहेव करने लगा। मीर कासिम कौन है? बंगाल का सद्दाम हुसैन। रिफॉर्म्स करने लगा, रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स, सुधार करने लगा। राजनीतिक सुधार, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। राम नारायण था बिहार का गवर्नर, मीर जाफर की बात सुन नहीं रहा था, दंडित किया उसे। सारे विद्रोहियों को, सारे रिबेल्स को इसने दंडित किया, पनिश किया। अरे बोला कुछ नहीं, मैं किसी कंपनी को नहीं जानता। राजधानी परिवर्तन किया राजनीतिक सुधार में। राजधानी परिवर्तन मुर्शिदाबाद से मुंगेर, अब राजधानी परिवर्तन, करेंसी, कैपिटल, कैलेंडर, ये 3 चीज सरकार की मोनोपोली है। कैपिटल, करेंसी एंड कैलेंडर, ये 3 चीज सरकार की मोनोपोली है। राजा के सिवा कोई नहीं बदल सकता। उसने राजधानी परिवर्तन इसलिए किया, दिखाने के लिए कि मेरे पास सत्ता है, मैं शासक हूं। अंग्रेजों ने कहा क्या यार, मुंगेर जा रहे हो, आजकल बड़ा दूर दूर रहते हो, निगाह नहीं मिला रहे हो? कहा यार यहाँ का मौसम ठीक नहीं। हाँ बोले जाओ जाओ मुंगेर जाओ, जाओ मुंगेर जा रहे हो, जाओ। राजनीतिक सुधार किया। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। जमींदारों से सारा जुर्माना, फाइन्स, जमींदारों पर सारा जुर्माना वसूल किया। जमींदारों पर जुर्माना लगा दिया, पेमेंट नहीं किया, ये पेमेंट नहीं, सारा पैसा कलेक्ट किया।
हर टैक्स में, सारे टैक्स, जितने भी टैक्स आते थे, सारे टैक्स में 3/32 बढ़ोतरी कर दी। जितने भी प्रकार के टैक्स आ रहे थे सब 3/32 बढ़ोतरी कर दी। जमींदारों पे जुर्माना लगा दिया। और एक कर था खिजरी जमा, खिजरी जमा, जो अधिकारी छुपाते थे उसको लेना शुरू कर दिया। तो राजनीतिक सुधार, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना आर्थिक सुधार के E = E, इकोनॉमी = एम्पायर, बिना अर्थव्यवस्था के साम्राज्य बन नहीं सकता। आज देखो चीन साम्राज्य है किसके बल पर? अर्थव्यवस्था के बल पर। ब्रिटेन साम्राज्य बना किसके बल पर? अर्थव्यवस्था के बल पर। अमेरिका साम्राज्य बना किसके बल पर? अर्थव्यवस्था के बल पर। इसको पता था कि अर्थव्यवस्था मजबूत करो तब राजव्यवस्था मजबूत होगी, राजव्यवस्था भी मजबूत होगी, सैन्य व्यवस्था भी मजबूत होगी। फाइन लगा दिया, जमींदारों से जुर्माना वसूल किया, सारे टैक्स पे 3/32 बढ़ोतरी कर दी। खिजरी जमा नाम का एक कर था जो अधिकारी नहीं जमा करते थे, वो भी लेना शुरू कर दिया। और तीसरा, अंग्रेजों का कान खड़ा हो गया, मिलिट्री रिफॉर्म, सैन्य सुधार। फ्रांसीसी तर्ज पर सेना रखनी शुरू कर दी, फ्रेंच स्टैंडर्ड। फ्रांसीसी तर्ज पर सेना बनाई और सबसे खतरनाक काम कर दिया, मुंगेर में तोपखाना स्थापित किया। बस यही अंग्रेजों के कान में खटक गया, तोपखाना। जैसे आज अमेरिका, ईरान कहता है, आज अमेरिका नहीं चाहता इजराइल न्यूक्लियर प्लांट लगाए। अमेरिका कहता है क्या करोगे न्यूक्लियर प्लांट लेके, किससे खतरा है तुमको? अब ईरान कैसे कहते तुम्ही से खतरा है? अब ईरान कैसे कहते तुम्ही से खतरा है? तो ईरान कहता है कि ऐसे ही बना रहे हैं, अपने बच्चों को दिखाएंगे, सैंपल बना रहे हैं, सैंपल हमसे ले लो। क्योंकि शक्तिशाली आदमी का शोषण नहीं किया जा सकता। शक्तिशाली और बदमाश दो का शोषण नहीं किया जा सकता। नॉर्थ कोरिया ताइजोडोंग मिसाइल रखे, 14,000 किलोमीटर न्यूक्लियर वेपन। डेली उनके न्यूज़पेपर में छपता है कि हम कल चाहें तो न्यूयॉर्क उड़ा दें, वॉशिंगटन हमारे निशाने पे है। अमेरिका हाथ जोड़ता रहता है नॉर्थ कोरिया से कि देखो बदतमीजी मत करना, मेज पे बैठ के बात कर लेंगे, बदतमीजी मत करना। तो जैसे आज अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर प्लांट लगाए, ऐसे तब अंग्रेज नहीं चाहते थे। जैसे मीर कासिम ने तोपखाना लगाया, अंग्रेजों ने कहा तोपखाना किसके लिए? बोले वो पटाखा बनाएंगे, बोले हमसे ले ले पटाखा। मीर कासिम का गुनाह यह था कि मीर कासिम राजा बनने लगा। पहला सुधार पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, दूसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तीसरा मिलिट्री रिफॉर्म्स। यही मीर कासिम का गुनाह था। दिस वॉज द क्राइम ऑफ मीर कासिम। He was trying to become the king. यही मीर कासिम का गुनाह था, वो राजा बनना चाहता था। हमें अंग्रेजों ने कहा तू पपेट है हमारा, क्राउन वाउन पहन ले, मुजरा देख, दारू पी, ये सब हम कर लेंगे। पपेट्स।
राजा जो होते हैं, राजा, उनको किसी की ताकत बर्दाश्त नहीं होती। और जो किंग मेकर होते हैं, जितने लोगों ने अमेरिका का आंख दिखाया था, जैसे ही सोवियत संघ खत्म हुआ, अमेरिका ने एक लिस्ट बनाई, सबको मारना शुरू किया। पहला नंबर सद्दाम हुसैन का ही था। बस यहीं से खेल बिगड़ गया। यही मीर कासिम का गुनाह था कि वो राजा बनना चाहता था। अभी 1 घंटे का मैटर है, कल पूरा कर देंगे, फिर अगले संडे को लेंगे। जय हिंद।